Hello friends, welcome to Agricultural Academy and this is our lecture number 10. So in this lecture we are going to study about mutations and this is our third last lecture, so we will take two more lectures to complete genetics. Alright, so let's get started. ठीक है, so before starting this is what we always do. बेसिक्स फॉर अपकमिंग टॉपिक। सबसे पहले इसमें क्या चाहिए हमको, जेनेटिक कोड हमको पता होना चाहिए, जीन बेस कम्बिनेशन पता होना चाहिए। उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमने जेनेटिक कोड पहले ही पढ़ लिया है, जेनेटिक कोड ऑन द पेज नंबर 49। तो सो व्हाट इज़ जेनेटिक कोड? दीज आर द जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट्स होते हैं किसके, बेस पेयर्स के, सॉरी बेसिस के। ठीक है, तो बेसिस के ट्रिपलेट्स होते हैं, उनको हम जेनेटिक कोड बोलते हैं। सो दे कोड फॉर अ, और वी कैन से दे कोड फॉर अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। ठीक है, तो अमाइनो एसिड बनाते हैं ये तीन ट्रिपलेट। ठीक है, तीन ट्रिपलेट एक अमाइनो एसिड बनाएंगे। उसके बाद वो अमाइनो एसिड की चेन जो है वो पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे उसको हम। पॉलीपेप्टाइड मीन्स प्रोटीन की जो प्रिमिटिव स्टेज होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उसके बाद वो मैच्योर होके प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब बेस कम्बिनेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल बेस कम्बिनेशन मतलब जैसे कि मान लो जो हमारा जो ACC मतलब ACT हो गया, ठीक है, या GCC हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रिपलेट है। तो इसका कम्बिनेशन इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल ये एक जो ट्रिपलेट होता है ये किसी एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को बनाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल AGTC मान लो, ये एक हमारे पास लंबा सा एक बेस पेयर्स होंगे, बेसिस का कम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, ये एक ट्रिपलेट जो होगा ये एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा और ये दूसरा एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी, ये कॉमनलेस होते हैं, डीजनरेटिव होते हैं। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे A ऐड हो जाएगा, तो A ऐड हो जाएगा अगर यहाँ पे मान लो ACT मान लो यहाँ पे A ऐड हो गया। ठीक है, तो ये चेंज हो गया, ये क्या बनेगा, ACATACT फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब इन तीनों का ट्रिपलेट बनेगा और ये तीन बेस पेयर आगे बनेंगे। ठीक है, तो ये इनका क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगी। अब मान लो यहाँ पे एक ऐड हुआ था, अब मान लो अगर दो ऐड हो जाते तो यहाँ पे अगर दो ऐड हो जाते, फॉर एग्जांपल ACA और G ऐड हो जाता तो TACT। ठीक है, तो यहाँ तीन का पेयर बन जाता, फिर ये तीन का पेयर बन जाता और ये दो का अलग। ठीक है, अगर यहाँ पे तीन हो जाते तो तीन जब होंगे तो तब इसमें क्या होता है ना, फ्रेम का शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट इन द सेंस कि मतलब ये अमाइनो एसिड बन रहा है अलग, ये अलग हो रहा है, और जहाँ पे एडिशन होगी, यहाँ जहाँ पे इसका इनकॉर्पोरेशन होगा एक सिंगल बेस का, उसके आगे सारे का सारा जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे अपने जो ट्रिपलेट्स के कम्बिनेशन है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इन केस अगर ये तीन बेस पेयर या वी कैन से एक कोडोन ऐड हो जाएगा तो उसमें कोई आगे जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर तीन ऐड हो जाते हैं, AC मान लो, यहाँ पे इसके T के बाद तीन ऐड हो गए, A मान लो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कोई फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा, आगे जो है वो जो पहले वो अमाइनो एसिड बनाता है वही बनाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ट्रिपलेट है, वो एक अमाइनो एसिड बनाएगा, ये भी आपके पास एक अमाइनो एसिड बनाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द बेस्ड कॉम्बिनेशन और जेनेटिक कोड। अब हमारे पास है कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं और कुछ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब हमको पता है कि जो फिनोटाइप होता है ना किसी भी इंडिविजुअल का, दीज फिनोटाइप्स ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव एंड सेकंड इज क्वांटिटेटिव। ऑल राइट, सो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स ये क्या होते हैं, दीज आर डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन। ठीक है, मतलब नॉट डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन, दीज आर दोज कैरेक्टर्स विच शो डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन, फॉर एग्जाम्पल विच कैन नॉट बी मेजर्ड इजीली, दीज आर नोन एज क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल दीज आर ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेंडेलियन ट्रेड, क्योंकि मेंडल ने जो है वो क्वालिटेटिव ट्रेड को ही स्टडी किया था। फॉर एग्जाम्पल कलर का कलर, फ्लावर के कलर का कलर, उसमें रेड होगा या वाइट होगा या पिंक होगा, इसमें कोई कॉन्टिन्यूस वेरिएशन नहीं है। ठीक है, दे आर डिस्क्रीट, अलग अलग है ये। अब जैसे मान लो सीड की शेप या तो राउंड है या तो रिंकल्ड है। ठीक है, वेरिएशन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, नाउ वी हैव दिस क्वांटिटेटिव ट्रेड, दीज आर दोज ट्रेड हुज वेरिएशन आर कॉन्टिन्यूस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पहले 1 सेंटीमीटर का होगा, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर। अगर हम हाइट की बात करेंगे फिर 4 सेंटीमीटर, सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ऑल राइट, सो
और इसमें हम क्या बोलते हैं, इसको हम मैट्रिक ट्रेड भी बोलते हैं, जिसको हम मेजर कर सकें, ठीक है। सो द डेटा ऑब्टेन फॉर, यहाँ से जो डेटा मिलेगा उसका हम क्वांटिटेटिव डेटा बोलेंगे, और इस सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इसमें हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और इस ब्रांच को, मतलब जो भी हमारे पास ये है, इस ब्रांच को हम वो क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, और वी कैन से बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द यील्ड, और वी कैन से द हाइट, ठीक है। अब नाउ इस वी हैव सम डिफरेंसेस बिटवीन देम, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल दे डील्स विद ट्रेड ऑफ काइंड, द डील विद ट्रेड ऑफ डिग्री, फॉर एग्जाम्पल कलर ऑफ द कॉलर एंड सीड शेप अपेयरेंस, एंड ये क्या है, हाइट और सीड का वेट, ठीक है। तो ये सारे क्या है, क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है, ठीक है। हमको पता है इसमें डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन है, इसमें कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है, और ये इफेक्ट क्या है, इसका लार्ज और डिटेक्टेबल इफेक्ट है, ठीक है। लार्ज फॉर एग्जांपल वाइट कलर से चेंज हो गया रेड में, तो हमको दूर से दिख जाएगा, एंड दीज आर स्मॉल एंड अनडिटेक्टेबल। फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर का था, अब उसकी हाइट 2 से 3 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो 3 या 2.1 बन गई, तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं हमको दिखता है इसमें, ठीक है। ऑल राइट, सो नंबर ऑफ जीन इन्वॉल्व, दे आर मोनोजेनिक और ओलिगोजेनिक, मतलब एक या फ्यू जीन्स इनको कंट्रोल करते हैं, एंड दीज आर पॉलीजेनिक। अब यहाँ से हम कैसे याद रख सकते हैं इसको, क्वांटिटेटिव जो होते हैं ना, क्वालिटी जो होते हैं, दे आर ओनली फ्यू, ठीक है। क्वालिटी जो भी चीज़ होती है वो कुछ ही होती है, दैट इज़ फ्यू, मतलब कुछ ही है, दैट मीन्स ओलिगोजेनिक है, ठीक है। और इसको मतलब इसकी ग्रुपिंग पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, इसकी ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं। फॉर एग्जांपल वाइट है तो वाइट को अलग रख दो, और रेड है तो रेड को अलग रख दो, ग्रुपिंग होगी, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी वेरिएशन जो होती है वो कॉन्टीन्यूस होती है। एनवायरमेंटल इफेक्ट कम पड़ता है, इसमें ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। और इसको हम मेजर कर सकते हैं मैट्रिकली, नहीं इसको हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हमको नहीं पता ये कितना क्वांटिटी है इसकी, ठीक है। क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकती, यहाँ पे हम क्वांटिटी बिल्कुल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जब हम इसकी जांच करते हैं, तो हम इसको क्या देखते हैं, जो क्वालिटेटिव होते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द रेशियोज़ एंड फ्रीक्वेंसी जो मेंडल ने निकाली थी, एंड दीज क्वान्टिटेटिव करेक्टर, दीज आर बेस्ड ऑन द मीन वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नोट्स नंबर 63 से पहले, ठीक है। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है, तो दीज आर सम स्टैटिस्टिकल मेथड्स, फॉर एग्जांपल मीन वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हम यूज़ करते हैं टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद स्टेबल है, ये लो स्टेबिलिटी है इसमें, और इसमें क्या होता है, सेग्रीगेशन होती है, इसमें नहीं होती, और इसमें क्या होती है, ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन ऑफ F2 जनरेशन, ठीक है। एंड डोमिनेंस इफेक्ट इसमें दिखता है, इसमें कोई नहीं दिखता, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि पॉलीजेनिक जीन्स होते हैं हमारे पास, उसके बाद क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है सबका इसमें नहीं दिखता, इसमें क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिखता है, ठीक है। जो जीन्स का, हर एक जीन का क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब, जैसे मान लो ये तो सिंगल जीन इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, इसको या फ्यू जीन कंट्रोल करते, इसमें पॉलीजीन करते हैं। पॉलीजीन दस मान लो 2, 3, 4, 5, 10 जीन है, तो सबका थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्टली तो नहीं क्वेश्चन आ सकता है, बट स्टिल यू शुड बी एबल टू, मतलब हमको पता होना चाहिए, सो दैट it will help us in proper understanding of this topic. So these are the PYQs, all right. उसके बाद दिस इज़ द एनालिसिस। अब एनालिसिस में हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द PYQs आई हैव एनालाइज दीज थिंग्स क्वेश्चंस, एंड सबसे पहले हमको क्या देखा कि इसमें क्या पूछते हैं, म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। 1 2 3 4 टाइम्स दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, एंड इसको मिला के 5 टाइम्स, ठीक है। देन दे हैव आस्क्ड द टाइप्स ऑफ द म्यूटेशन फर्स्ट में, और वी कैन से द क्लासिफिकेशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ऑन द डिफरेंट बेसिस वी हैव डिफरेंट टाइप्स। फॉर एग्जांपल माइक्रो एंड मैक्रो म्यूटेशन, इसका रोल पूछा गया है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, ठीक है। उसके बाद दे हैव आस्क्ड इंड्यूस म्यूटेशन, 1 + 1 + 1 मतलब 3 बार पूछा है। इसकी एप्लीकेशन म्यूटेशन ब्रीडिंग में, और इसकी एप्लीकेशन सिग्निफिकेंस इसी की, और इसकी एप्लीकेशन प्लांट ब्रीडिंग में। और उसके बाद वेराइटल डेवलपमेंट में ये 2 वैरायटीज़ बतानी है आपको, उसका प्रोसीजर क्या है यूटिलाइजेशन का प्लांट ब्रीडिंग में, ठीक है, दैट इज़ द म्यूटेशन ब्रीडिंग। और म्यूटेशन ब्रीडिंग अलग से भी पूछा है कि व्हाट इज़ म्यूटेशन ब्रीडिंग, इसकी एप्लीकेशन बताओ, या इसकी लिमिटेशन बताओ, ठीक है। सो अब रोल वाला पोर्शन वही आता है कि वैराइटल डेवलपमेंट बताओ, कौन सी वैरायटी डेवलपमेंट करना है, रेजिस्टेंट वैराइटल डेवलपमेंट करना है। क्रॉप इंप्रूवमेंट इन जनरल आगे सब कुछ करना है उसमें। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताओ कि हमने क्या क्या किया हुआ है, 2-3 इसकी एग्जांपल पूछी हुई है इससे, ठीक है। सो दीज आर द PYQs। अब ये हमने ब्रॉड टॉपिक्स बनाए। अब कुछ इसमें क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि मॉलिकुलर बेसिस ऑफ क्या है। तो मॉलिकुलर बेसिस मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, या ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर चेंजेस, या मॉलिक्यूल से म्यूटेशन जो चेंजेस होती है उसके बेसिस पे म्यूटेशन बताओ, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट
स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट और वी कैन से द डेफिनेशन. सो वी नो दैट द म्यूटेशन क्या है, आपको डेफिनेशन ये एज इट इज़ लिखनी है. म्यूटेशन इज़ अ सडन एंड इट इज़ अ हेरिटेबल चेंज. म्यूटेशन इट इज़ अ सडन हेरिटेबल चेंज इन द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में जो सडन हेरिटेबल चेंज आए, ठीक है, हेरिटेबल लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इट विल पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. ऑल राइट, सो इट इज़ अ सडन हेरिटेबल चेंज इन द फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है, किसके, इंडिविजुअल के फिनोटाइप में. ठीक है, हमको सामने दिखता है कि कुछ चेंज आई है. ठीक है, फॉर एग्जांपल वाइट आई कलर ऑफ वाइट आई म्यूटेंट ऑफ ड्रोसोफिला. ठीक है, जिसको मॉर्गन ने डिस्कवर किया था और वी कैन से था इसने फाइंड किया था. नाउ दीज चेंजेस आर परमानेंट. दीज आर परमानेंट चेंजेस, क्योंकि जीनोटाइप में चेंज अगर होगा या जीन्स में अगर चेंज होगा तो वो परमानेंट होगा. ऑल राइट, एंड दे आर रिलेटिवली रेयर होती है चेंज, क्योंकि ज़्यादा हर बार नहीं होती, बहुत ही कम होती है. इन द एंड दीज चेंजेस आर इन द नंबर और वी कैन से द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड. अब हमको पता है कि जीन्स जो है न्यूक्लियोटाइड्स के बने. अब न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में या न्यूक्लियोटाइड के नंबर में अगर चेंज होगा तो हमारे पास क्या होगा, म्यूटेशन आएगी. म्यूटेशन क्या है, अल्टीमेटली हमने जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है, तो पॉइंट म्यूटेशन जो हमने स्ट्रक्चरल म्यूटेशन पढ़ी थी, वही हम स्ट्रक्चरल एब्रेशन पढ़ी थी, उसी में हमारे पास क्या आता है, क्रोमोसोमल या वी कैन से द म्यूटेशंस आती है. ठीक है, क्योंकि म्यूटेशन दैट लीड टू द चेंज इन द नंबर और वी कैन से द सीक्वेंस इन द बेस पेयर. एंड दीज वेरिएशंस और वी कैन से दीज चेंजेस दे आर नॉट प्रोड्यूस ड्यू टू सेग्रीगेशन और रिकम्बिनेशन. रिकम्बिनेशन से ये वाली चेंजेस नहीं प्रोड्यूस होती है. ठीक है, वो तो नॉर्मल चेंज है. दीज आर चेंज इन दी this genetic material or we can say the number or the sequence of the bases, nucleotide bases. all right, so ह्यूगो दे वेरिस ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था. किसने, उसने ऑब्जर्व किया था इसको दिस प्राइमरोज में, ऑर्निथेरा में, ऑर्निथेरा निमार्कना में. ठीक है, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स. अब मैंने ये सब इतना सारा क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मान लो अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा तो यू डोंट नीड दीज 2 पॉइंट्स. ठीक है, आपको 6 पॉइंट्स लिखने या 5 पॉइंट्स लिखने बेस्ड ऑन द वेटेज टू द क्वेश्चंस. लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमको, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि सम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वो हमारे पास, उनके लिए हमारे पास रेडी फोल्डर मिले. जो वो फोल्डर मिलता है दैट कम्स फ्रॉम दिस सेक्शन. ठीक है, अब मैंने इसमें भी क्या किया हुआ है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है हमारे पास जनरल टॉपिक, जनरल म्यूटेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की और उसके बाद इंड्यूस म्यूटेशन की. अब इसके बीच में भी कुछ जो टर्म्स होती है वो उन्होंने एक्सप्लेन की है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द नेचर ऑफ द म्यूटेशन, आइदर इट इज़ इंड्यूस और दिस स्पॉन्टेनियस. चाहे इंड्यूस म्यूटेशन हो या स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, दोनों में कोई उसमें उसकी फिनोटाइप में कोई डिफरेंस नहीं है. हमको नहीं पता चलता कि इंड्यूस से आया है कि या दिस इंड्यूस म्यूटेशन से आया या स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से आया. ठीक है, एंड जनरली द म्यूटेंट एलिल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं, रिसेसिव टू द नॉर्मल और वी कैन से द वाइल्ड जो होता है नॉर्मल एलिल होते हैं. तो वाइल्ड एलिल के रिसेसिव होते हैं वो, बट डोमिनेंट भी होते हैं कहीं कहीं पे. फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दिए. अब डोमिनेंट के एग्जांपल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आपको हमको सिर्फ नॉर्मल हमको ये पता होना चाहिए कि मोस्टली दे आर और वी कैन से जनरली जो म्यूटेंट्स होते हैं दे आर एलिल्स, दे आर रिसेसिव. ठीक है, नाउ म्यूटेंट्स और वी कैन से द म्यूटेशन आर रैंडम इवेंट इन टर्म ऑफ टाइम और जीन. कहीं भी कभी भी किसी भी जीन में म्यूटेशंस हो सकती है. ठीक है, अब नॉर्मली मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन दे आर हार्मफुल और वी कैन से दे आर लीथल, बट सम म्यूटेशंस आर बेनिफिशियल एंड सम आर न्यूट्रल. न्यूट्रल इन द सेंस, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक बेस पेयर की जगह दूसरा बेस पेयर लग जाए और उस बेस पेयर का भी काम वही हो, वही अमाइनो एसिड उसका सिक्रीट करने का भी, उस अमाइनो एसिड का सिक्रीशन वही हो, मतलब दैट अमाइनो एसिड ऑल्सो कोड फॉर दैट बेस पेयर also code for that specific amino acid. So there is no change in the protein synthesis or we can say in the protein synthesis, and there is no change in the phenotype. So that type of mutation is called as neutral mutation. ठीक है, and some mutations are recurrent, बार बार होती है. ठीक है, so these recurrent mutations, इनको study करना हमारे लिए important है because they occurs again and again. all right, एंड ऑल्सो नाउ द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन. अब अगर आपको फीचर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ही पूछें तो आप ये लिख सकते हैं. वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, करेक्टरिस्टिक्स फीचर पूछेंगे तो या तो इन जनरल दे विल आस्क यू द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ म्यूटेशन और दे विल आस्क यू द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस इंड्यूस म्यूटेशन. सो अब म्यूटेशन का क्या है, हमको पता है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है. 10⁻⁻4 से 10⁻⁷ फ्रीक्वेंसी होती है और वी कैन से द फ्रीक्वेंसी इन द चेंज इन द बेस पेयर्स.
ठीक है। ओके, एंड द नेचर विदाउट कॉज, हमको इसका कॉज नहीं पता है। ऑल्सो द रेट ऑफ इसका जो होता है ये डिपेंड करता है एक जीन से दूसरे जीन पे, ठीक है। अब ये कुछ डेफिनेशंस और वी कैन से कुछ जीन्स के बारे में बताया, जैसे कुछ जीन्स होते हैं म्यूटेबल जीन। म्यूटेबल जीन्स वो होते हैं जिनमें इंड्यूस स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होती है, और वी कैन से स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का रेट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरे होते हैं म्यूटेटर जीन। अब म्यूटेटर जीन वो जीन होते हैं जो कि क्या करवाते हैं, इंड्यूस करवाते हैं और वी कैन से इंक्रीज़ करवाते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन किसकी, या स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का रेट इंड्यूस करवाते हैं जो इसके साथ वाला जीन हो उसके, ठीक है। और वी कैन से सम अदर जीन्स ऑफ द जीनोम, बट देयर आर सम एंटी म्यूटेटर जीन जो कि इसका मतलब इसका उल्टा काम करते हैं, दैट इज़ दे आर गोइंग टू रिड्यूस द म्यूटेशन ऑफ सम अदर जीन, ठीक है। अब फाइन स्ट्रक्चर हमने जब देखा जीन्स का, तो हमने देखा कि जो म्यूटेशन दे प्रोड्यूस द सेम फिनोटिपिक इफेक्ट दैट मे बी लोकेटेड इन डिफरेंट, मतलब डिफरेंट जो हमारे पास क्या होते हैं डिफरेंट साइट्स पे अगर लोकेटेड है सेम जीन तो उस पर फिनोटिपिक इफेक्ट सेम है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हाइट का जीन है या दूसरे ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे हाइट का जीन है, तो अगर उनमें म्यूटेशन होगा तो फिनोटिपिक इफेक्ट जो है वो सेम आएगा, ठीक है। एंड सम साइट्स दे आर हाईली दिस म्यूटेडेबल, और वी कैन से देयर म्यूटेशन इज द जीन प्रेजेंट देयर हैविंग हाई म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी, उनको हम क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट्स बोलते हैं, ठीक है। और एक से ज़्यादा म्यूटेशन भी हो सकती है सिंगल जीन में, जिसकी वजह से जो मल्टीपल एलिक सीरीज़ बनती है, ठीक है, हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ वेरिएशन ऑन द सेम जीन। एंड नाउ वी हैव द इंड्यूस म्यूटेशन। अब इंड्यूस म्यूटेशन क्या होता है, हमको पता है कि देयर आर मैनी फिजिकल और केमिकल एजेंट्स जो कि फ्रीक्वेंसी, म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी को सेवरल फोल्ड्स इंक्रीज़ करते हैं, मतलब दे आर गोइंग टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस म्यूटेशन। मतलब वो केमिकल और फिजिकल जो एजेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजेंस, ठीक है। अब द रेट ऑफ इंड्यूस म्यूटेशन वेरीज, एक जीन से दूसरे जीन पे वेरी करता है। मतलब फॉर एग्जांपल इस जीन, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ जीन इन्वॉल्व एंड ऑल्सो इट इज़ अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। एनवायरमेंटल कंडीशन प्रायर टू दिस ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट और इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट, ठीक है। तीनों कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अब बिफोर ट्रीटमेंट आपने क्या एनवायरमेंटल कंडीशन थी, या ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट वट वर द एनवायरमेंटल कंडीशन और आफ्टर, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन दीज थ्री। नाउ म्यूटेशन कैन अकर इन एनी सेल और एनी टिश्यू, आइदर इट इज़ द सोमेटिक और जर्मिनल, ठीक है। तो कहीं पे भी हो सकते हैं और किसी भी डेवलपमेंटल स्टेज पे हो सकती है। नाउ और मोस्ट ऑफ द जो म्यूटेंट एलिल्स होते हैं वो प्लेरोटोपिक होते हैं। प्लेरोटोपिक इन द सेंस कि वन जीन कंट्रोलिंग मल्टीपल कैरेक्टर्स, ठीक है। नाउ वी हैव द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन और वी कैन से द क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन। अब मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है और उसकी टाइप्स क्या, एग्जाम्पल जहाँ पे अवेलेबल थी वहाँ पे मैंने इसकी एग्जाम्पल मैंशन की हुई। नाउ फर्स्ट इज़ द बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, ठीक है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द दिस म्यूटेशन। अब एक होता है फॉरवर्ड म्यूटेशन एंड द नेक्स्ट इज़ द रिवर्स म्यूटेशन। फॉरवर्ड म्यूटेशन में जहाँ पे म्यूटेशन हो वाइल्ड टाइप से म्यूटेंट बना जहाँ पे वो बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड म्यूटेशन। लेकिन जहाँ पे म्यूटेंट से वाइल्ड टाइप अगेन बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स म्यूटेशन। नाउ वी हैव द कॉज ऑफ म्यूटेशन। On the basis of cause of mutation, we have two types, that is the spontaneous and induced. Spontaneous क्या होता है, naturally occurring होता है, हमको apparent cause नहीं पता. Without apparent cause, there might be some mutation, and that mutation is known as spontaneous mutation. And the next is induced mutation. These mutation occurs in response to the treatment of the mutagen. अगर हम mutagen दें, that is the X-ray, Y-ray, gamma ray chemical दें, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में जो म्यूटाजन मतलब जो म्यूटाजेनेसिस होगी, दैट म्यूटाजेनेसिस इज़ नॉन एज इंड्यूस म्यूटेशन, ठीक है। और इसके बीच में आपको डिफरेंस भी आ सकता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर बाय योर ओन दिस स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड दिस इंड्यूस म्यूटेशन, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मैं आपको करवा दूंगा, नो इश्यूज़। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट रिलेशनशिप, अब देखो ये टाइप जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने एक्सप्लेन किया, बाकी को मैंने मेंशन किया। फॉर एग्जांपल डोमिनेंट म्यूटेशन अगर होगी, रिसेसिव म्यूटेशन होगी, या मतलब रिसेसिव म्यूटेशन का मतलब म्यूटेशन होगी जिससे कैरेक्टरिस्टिक जो डोमिनेंट होगी, या म्यूटेशन होगी जिससे कैरेक्टरिस्टिक रिसेसिव होगी, या ओकेजनल कोडोमिनेंट म्यूटेशन होगी, या इनकम्प्लीट म्यूटेशन होगी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द ऑफ टिश्यू ऑफ ओरिजिन, मतलब टिश्यू कौन सा आपको पता है, जर्मिनल म्यूटेशन या सोमेटिक म्यूटेशन या जर्मिनल म्यूटेशन। अब सोमेटिक म्यूटेशन
अब देखो म्यूटेशन है ना, तो इसका मतलब हेरिटेबल ज़रूर होना चाहिए वो। सो म्यूटेशन इन केस ऑफ सोमेटिक देयर इज म्यूटेशन इन द बर्ड्स, ठीक है। जब बर्ड में म्यूटेशन होगी तब भी वो ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। ऑलराइट, सो हियर द जर्मिनल म्यूटेशन, ये रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ जो है उसमें म्यूटेशन होगी तो ही ये ट्रांसफ़र होगा। नाउ इन सेक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग ओनली जर्मिनल म्यूटेशन आर ट्रांसमिटेड, ठीक है। और ए सेक्शुअल में कहाँ पे म्यूटेशन ट्रांसमिट होगी, जो सोमेटिक या बर्ड जो होगा उसमें ट्रांसमिटेड होगी और नेक्स्ट जनरेशन में आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑन द दिस सर्वाइवल। नाउ सम म्यूटेशन दे आर लीथल, सम आर सब लीथल, सब वाइटल, वाइटल एंड सुपर वाइटल। नाउ इन केस ऑफ दिस लीथल, जो एम है, द म्यूटेशन किल्स ऑल द इंडिविजुअल, सारे इसके सारे इंडिविजुअल जो है उनकी डेथ हो जाएगी, दैट इज़ द लीथल म्यूटेशन, ठीक है। सो सर्वाइवल रेट इज़ 0। नाउ द सब लीथल वेयर द मोर्टेलिटी रेट इज़ मोर देन 50% ऑफ द इंडिविजुअल कैरिंग म्यूटेशन, दैट इज़ द मोर्टेलिटी रेट दैट इज़ मोर देन 50%. So that type of mutation is known as sub lethal mutation. Now there we have subvital mutation, that is the mortality rate is less than 50%. All right, now in case of vitality, that is the vital mutation, we have 100% सर्वाइवल, मतलब जिन जिन ऑर्गेनिजम्स और जिन जिन प्रोजेनी में म्यूटेशन है वो सारे के सारे सर्वाइव करते हैं, दैट इज़ दी वाइटल म्यूटेशन. नाउ वी हैव सुपर वाइटल म्यूटेशन. सुपर वाइटल म्यूटेशन में क्या होता है, इट इन्हेंसेस द सर्वाइवल रेट. फॉर एग्जांपल ये अडेप्टेशन में हेल्प करते हैं, उसकी प्रोजेनी है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, दैट इज़ दी सुपर वाइटल म्यूटेशन, ठीक है. सो दिस इज़ अ harmful or we can say useful mutation. So these are harmful and these are useful, or we can say harmful for a particular organism जिसकी डेथ हो जाती है. And on the basis of environmental influence on the lethal action, अब ये क्या होता है, इसमें भी जो lethality होती है it depends. अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द लीथल इफेक्ट जो होता है ये नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन में होती है, लेकिन कुछ बट सम लीथल जो जीन्स हैं ये दे आर लीथल ओनली अंडर स्पेसिफिक कंडीशन. तो इसको हम ना रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन बोलते हैं, ठीक है. सो दे आर कंडीशनल लीथल, ठीक है. फॉर एग्जांपल दे ऑटोट्रॉपिक्स ऑक्सोट्रॉपिक this auxotropic, in these type of organism they are unable to synthesize a biochemical which is synthesized in wild type, ठीक है. तो wild type they are able to produce is wild type are known as prototropic, but auxotropic they are not able to produce or we can say the synthesize this specific biochemical. So अगर वो biochemical आप उसको supply करोगे तो they will इस mutants को they will grow and produce normally, ठीक है. Now we have this temperature sensitive, ठीक है. For example some mutants are sensitive to their cold or we can say the heat, so they are cold sensitive and heat sensitive, ठीक है. Some are suppressive sensitive mutation. For example lethal effect is concerned by another mutant or we can say another mutant available. This mutant is known as suppressor, ठीक है. Now we have the type of on the basis of type of trait affected, that is the visible or the biochemical. अब visible mutation वो होती है जो कि किसी morphological feature को represent करे, and this biochemical it prevent the production of a biochemical, so it is invisible. Alright, so next we have on the basis of characteristics expression. For example amorphic, इसमें क्या होता है, दैट लीड टोटल लॉस हो जाता है, ठीक है. टोटल लॉस हो जाता है किसी भी करेक्टर का, क्योंकि वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता. जब करेक्टर लॉस हो जाएगा या जीन उसका लॉस हो जाएगा, सो देयर विल बी एक्सप्रेशन ही नहीं होगा उसका फिनोटाइप का, तो उसकी वजह से टोटल फंक्शनल लॉस हो जाएगा प्रोडक्ट का, जैसे कि वाइट आई ऑफ ड्रोसोफिला, ठीक है. उसके बाद क्या है हमारे पास, हाइपोमॉर्फी है. हाइपोमॉर्फी में क्या होता है, पार्शियल लॉस हो जाता है. फिर आइसो एलिलिक म्यूटेशन होती है, ये अफेक्ट नहीं करता एक्सप्रेशन को. फॉर एग्जांपल अब इसमें क्या होता है ना, जो एक जैसे मान लो जो प्रोटीन या एंजाइम इसको इनकोड करता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है. तो इस पे ओवरऑल जो इसकी एक्सप्रेशन है उस पर असर नहीं पड़ता, ठीक है. ऑल राइट, सो वी हैव दिस हाइपोमॉर्फिक म्यूटेशंस, तो एलिल लीड टू इंक्रीज द एक्सप्रेशन, ठीक है. इसमें ना एक्सप्रेशन इंक्रीज हो जाता है. फॉर एग्जांपल दिस R11 म्यूटेजन ऑफ फेस
T4 जो ये है किसका, ई कोली का, तो इससे क्या हो जाता है यहाँ पे ये म्यूटाजन जो होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, और वी कैन से द एक्सप्रेशन इंक्रीजेस। नाउ बेस्ड ऑन द विजिबिलिटी और वी कैन से द क्वांटम ऑफ मॉर्फोलॉजिकल इम्पैक्ट, क्वांटम ऑफ अ मॉर्फोलॉजिकल इम्पैक्ट मीन्स द क्वांटिटी, ठीक है, और वी कैन से द विजिबिलिटी। नाउ वी हैव, दिस इज द मोस्ट फेमस वन क्लासिफिकेशन, मैक्रो म्यूटेशन एंड माइक्रो म्यूटेशन, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। So the micromutation, there is a large enough change, or we can say the mutation causes a large enough change in the phenotype that मतलब जो कि that is visible without any confusion of the environmental impact, ठीक है, हमको दूर से ही दिख रहा है कि that there is a change, for example the color of the flower. Now in case there is a change in the color of the flower from white to red, so these mutations, these are known as macro mutation. All right, so these are mutation, और macro mutation है तो हमको पता है macro mutations, these are the mutations in qualitative trait, or these traits are this governed by oligo, or we can say mono or oligo genes, ठीक है, ऑलिगोजीन्स। सो हमने पहले ही अभी देख लिया एग्जाम्पल वही सेम। एंड द माइक्रो म्यूटेशन, नाउ इन दिस क्वांटिटेटिव करेक्टर, यहाँ पे हमको पता है क्वांटिटेटिव करेक्टर दे आर गवर्न बाय द पॉलीजीन एंड दे प्रोड्यूस स्मॉल मॉर्फोलॉजिकल इम्पैक्ट, ठीक है, विच कैन बी इजीली कन्फ्यूज्ड विद द इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है। सो डिफरेंस, इसके बीच में डिफरेंस यू हैव टू डू इट, मैक्रो एंड माइक्रो म्यूटेशन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ठीक है, तो मोस्टली जो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ट्रेड्स हैं तो उसके डिफरेंसेस भी यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ नेबरिंग जीन, जो नेबरिंग जीन है उसके एक्सप्रेशन के बेसिस पे, जैसे मान लो पोलर म्यूटेशन, अब कुछ जो जीन्स होते हैं ना, सम जीन्स म्यूटेशन सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर, जैसे मान लो इसके साथ वाला जो जीन है ना वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ये जीन है, ये इसके साथ वाले जीन के एक्सप्रेशन को रोक देगा, और वी कैन से द इसके एक्सप्रेशन को, ठीक है, इसके एक्सप्रेशन को रोक देगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड साइड, क्या बोलते हैं इसको, डाउनवर्ड साइड। फॉर एग्जांपल ये हमको प्रोकैरियोट्स में मिलती है। अब नॉन पोलर क्या होता है, म्यूटेजेनिक इफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली दोज जिसमें ये प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल ये जीन या म्यूटेजन यहाँ पे हुआ, म्यूटेजेनिक जीन यहाँ पे है, तो ये इस जीन में प्रेजेंट है, तो ये इसी जीन को असर करेगा। पोलर जीन क्या होता है, ये बगल वाले जीन को जो इसके एक्सप्रेशन को असर करता है, ठीक है, इम्पैक्ट करता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजी, और वी कैन से द साइटोलॉजिकल बेसिस, तो हमारे पास दो तरह के म्यूटेशन है। एक तो हमारे पास नॉर्मल क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, ठीक है, दैट द म्यूटेशन इट अकर्स इन द जीन दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है, एसोसिएशन विद द डिटेक्टेबल चेंज आइदर इन द क्रोमोसोम का नंबर, जो हमने क्रोमोसोमल एबरेशंस पढ़ी है, क्रोमोसोमल का नंबर या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में अगर चेंज आए, ठीक है, दैट इज ड्यू टू क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जैसे कि बार ऑफ द ड्रोसोफिला है, ठीक है। नाउ जीन म्यूटेशन, इनको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड, ये मैंने आपको बताया था, दीज आर कॉल्ड बाय द अल्ट्रेशन इन द जीन, ठीक है, अल्ट्रेशन इन द बेस सीक्वेंस ऑफ ए जीन। उसके बाद आ गए साइटोप्लाज्मिक जीन, और वी कैन से द प्लाज्मा जीन म्यूटेशन। साइटोप्लाज्मिक जीन में हमको पता है कौन कौन सी जीन होते हैं हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और वी कैन से द क्रोमोसोमल डीएनए, तो इनमें अगर चेंजेस आए तो उन चेंजेस को हम क्या बोल देंगे, प्लाज्मा जीन म्यूटेशन। सो दीज चेंजेस आर एसोसिएटेड विद वही क्लोरोप्लास्ट, और ये हमारे पास साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करते हैं, और वी कैन से द चेंज इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, वी विल सी दैट इन लेक्चर नंबर 60, और वी कैन से द नोट्स नंबर 69, क्रोमोसोमल दिस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल दिस मॉलिकुलर बेसिस ऑफ द म्यूटेशन वी हैव द जो पॉइंट म्यूटेशन है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बेस में क्या होगा, पॉइंट म्यूटेशन में ही चेंज होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पे ही चेंज होगा, जिस चेंजेस की वजह से हमारे पास म्यूटेशन होगी, ठीक है। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम, या क्रोमोसोमल का लॉस और गेन, दैट इज द साइटोलॉजिकल म्यूटेशन, बट दिस मॉलिक्यूलर लेवल वी हैव दिस पॉइंट म्यूटेशन। नाउ पॉइंट म्यूटेशन को ही हमने सब डिवाइड किया इनटू एडिशन, डिलीशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रांसपोजिशन एंड ट्राइन्यूक्लियोटाइड एक्सपेंशन म्यूटेशन, ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द मॉर्फोलॉजिकल बेसिस ऑफ म्यूटेशन में, ठीक है, और वी कैन से मॉलिकुलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन, सॉरी मॉलिकुलर नॉट मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड रिप्लेसमेंट, अब अमाइनो एसिड रिप्लेसमेंट
कौन सी किस अमाइनो एसिड का रिप्लेसमेंट हुआ है, उस बेसिस पे भी हमारे पास टाइप्स होती है, टाइप ऑफ म्यूटेशन। सबसे पहले मिस सेंस म्यूटेशन। अब मिस सेंस म्यूटेशन अफेक्ट दी रिप्लेसमेंट ऑफ सिंगल अमाइनो एसिड बाय द अनदर, ठीक है, दे आर प्रोड्यूस बाय स्पेस सब्स्टिट्यूशन। जैसे मान लो एडेनिन की जगह गुआनिन आ गया, सो उस जो हमारे पास म्यूटेशन को हम क्या कहेंगे, व्हेन देयर इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ वन बेस पेयर विद वन बेस विद अनदर, दैट इज नोन एज मिस सेंस म्यूटेशन। नाउ देयर इज नॉन सेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस म्यूटेशन कब होती है, दिस जनरेट नॉन सेंस म्यूटेशन। अब क्या होता है ना, जैसे कि मान लो हमारे पास जो नॉन सेंस कोडोन है हमारे पास, वी हैव 3 नॉन सेंस कोडोन दैट डज नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, ठीक है, किसी अमाइनो एसिड के लिए वो कोड नहीं करते। जहाँ पे वो लग जाता है ना, जहाँ जैसे मान लो जब ये चेन लग रही है तो जहाँ पे इसका स्टॉप कोडोन आ गया तो वहाँ पे क्या होगा, वहीं पे टर्मिनेशन हो जाएगी। अब ये अगर मान लो कहीं बीच में आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमोसोमल एब्रेशन की वजह से या म्यूटेशन की वजह से बीच में आ गया, तो यहीं पे इसकी जो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है वहीं पे रुक जाएगी, तो ठीक है। सो एज ए रिजल्ट नो अमाइनो एसिड कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एंड दिस इज नॉन एज चेन टर्मिनेटिंग म्यूटेशन। नाउ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, मैंने आपको बताया पहले ही कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि सारे अमाइनो एसिड जो होते हैं वो जो इसके डाउन स्ट्रीम, मतलब जो इसके बाद जो सारे अमाइनो एसिड अगर होते हैं उनमें सब में चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो सब चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल क्यों, जैसे मान लो एक अगर बेस ऐड हो जाए तो वो पूरा अपना क्या बना देगा, अपना 3 का पेयर बनाएगा, ये अपना 3 के बनाएंगे, ये अपना 3 के बनाएंगे, ये अपना, तो यहाँ पे क्या होगा, सारों को अपना अपना जो 3 का ग्रुप है वो चेंज करना पड़ेगा। जो 3 के फिर जो सिंगल ग्रुप है जो वो जिसको कोड करता होगा, जिस अमाइनो एसिड को कोड करता होगा उसी को अमाइनो एसिड को कोड करेगा। तो इसका मतलब पूरे का पूरा डाउनवर्ड सब में शिफ्ट आ जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट। ऐसी की जो म्यूटेशन होती है वो किससे होती है, जनरली ड्यू टू एडिशन या डिलीशन होती है एक बेस पेयर की, जो कि 3 का मल्टीपल ना हो या डिविजिबल ना हो 3 से। मतलब अगर 1 हो तो उसमें अगर 1 ऐड या डिलीट हो जाए तो उससे भी फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, 2 हो उससे भी फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, अगर 3 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 3 हो तो क्या होगा, ये सीधा 3 के 3 जो ग्रुप है वो एक नया अमाइनो एसिड बनाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन अगले वाले को कोई चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगला वाला अगर आइसोल्यूसिन है तो वो आइसोल्यूसिन ही बनाएगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि वो 3 का 3 ही ग्रुप रहेगा वो, ठीक है। Alright, so these were the types of this mutation based on different this nature, ठीक है। On the basis of different things we have classified them and we have classified the mutation, ठीक है। अब हम देखेंगे कि now the most important that is the origin के basis पे हमने देखा था spontaneous mutation और induced mutation। अब spontaneous mutation में हमने देखना है कि जब हमने PYQ का एनालिसिस किया था, हमने देखा था पहले डेफिनेशन पूछी जाती है, उसके बाद उसका रोल और प्रोसीजर of utilization of spontaneous mutation in plant breeding और role in or application or significance in crop improvement, varietal development, plant breeding। बट यहाँ पे मैंने क्रॉस इसलिए बनाया है क्योंकि जो spontaneous mutation होती है, this spontaneous mutation is not much useful in crop improvement और we can say plant breeding। अब ऐसा क्यों होता है, इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने देखा दीज आर वेरी रेयर, बहुत ही रेयर होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल आई हैव टोल्ड यू दैट देयर फ्रीक्वेंसी इज़ 1 to the power 4 से लेके -7। फॉर एग्जांपल आपने इतने, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इतने प्लांट आपने ग्रो किए एंड यू हैव ओनली वन म्यूटेशन, only one plant having this mutation, so it is very difficult to maintain such a large population and to identify that crop plant from that, so it is not feasible for us to use this spontaneous mutation for crop breeding, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये इसमें इसका कोई रोल नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की जगह हम इसी मतलब म्यूटेशन को ही हम इंड्यूस करवाएंगे, दैट इज़ द इंड्यूस म्यूटेशन। वी यूज़ म्यूटेजेंस, ठीक है, तो उसका यूज़ करेंगे ताकि हम इसके जो फ्रीक्वेंसी इसको बढ़ा सके हम, ठीक है। सो नाउ what is this spontaneous mutation? Spontaneous mutation occurs naturally without any apparent or a known cause, ठीक है। तो अब इसके फीचर्स, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 to the power 8, 10 to the power 10 पर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पर जनरेशन, एक मतलब 10 to the power -8 टाइम्स होगी
एक न्यूक्लियोटाइड में किसी एक जनरेशन के लिए, फॉर फॉरवर्ड म्यूटेशन के लिए, ठीक है। तो वो किस में होगी, इन डिफरेंट जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस में। यूकैरियोट्स में थोड़ी ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल 10⁻⁻7 एंड 10⁻�9 पर न्यूक्लियोटाइड पर जनरेशन, या अगर हम पर जीन के हिसाब से देखें तो 10⁻³ टू 10⁻⁷ पर जीन पर जनरेशन, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड थोड़ा ज़्यादा अंदर जाके हो गया, तो न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं हमारे पास जीन्स थोड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए इसमें फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो इट इज़ इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। सो दीज आर द फीचर्स, ये हमने पहले ही पढ़ रखे हुए फीचर्स, तो यहाँ पे सिर्फ हमने ये ऐड कर लिया कि आप दोनों में से एक याद रख लो, यू आर डन, ठीक है। नाउ इन जनरल अगर हम देखें तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का रेट जो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है यूकैरियोट्स में, ठीक है। हमने ये वही देखा, प्रोकैरियोट्स में कम है, यूकैरियोट्स में ज़्यादा है, ह्यूमंस में और थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन जो हमारे पास यूकैरियोट्स होते हैं, सम यूकैरियोट्स दे आर हाईली स्टेबल, ठीक है, हाईली स्टेबल है, और उसमें म्यूटाजेनेसिस या वी कैन से द म्यूटेशन जो बहुत ही कम होती है, जैसे कि ये जो वैक्सीलोकस होता है किसका, मेज़ का, ठीक है। तो इट इज़ अ मतलब ये एक क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम इन दिस सेंस वी कैन से द जीन्स होते हैं, ठीक है। सो दीज लोकस और वी कैन से सम जीन्स प्रेजेंट इन दिस प्लेस, दे आर हाईली स्टेबल, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं कि स्टिल देयर माइट बी सम पॉसिबल ओरिजिन ऑफ, मतलब कुछ हो सकते हैं कि म्यूटेजेनेसिस कैसे हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल सेलुलर जो इवेंट्स होते हैं ना, वहाँ पे हमारे पास डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एरर आ जाता है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, या मिथाइलेशन हो जाता है, मिथाइलेशन के बाद मतलब मिथाइल ग्रुप जुड़ जाना, और मिथाइल ग्रुप के बाद डीएमाइनाइजेशन हो जाना, डीएमाइनेशन मतलब एमाइन ग्रुप्स, ठीक है, एमाइन ग्रुप का निकल जाना, ठीक है। सो उसकी जगह क्या बनता है, डीएमाइनेशन ऑफ द साइटोसिन, ठीक है। तो साइटोसिन का डीएमाइनेशन हो जाता है, इसकी वजह से साइटोसिन जो है वो किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो दूसरे बेस में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब म्यूटेशन होगी, दैट इज़ द पॉइंट म्यूटेशन। एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे डीएनए में और वी कैन से हमारे क्रोमेटिन मटेरियल में ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं, जो कि जिसकी वजह से क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है डीएनए में, ठीक है। नाउ वी हैव म्यूटेजेनिक इफेक्ट, ये तो हमको पता ही है, जिसका हमने यूज़ किया है इंड्यूस म्यूटेशन के लिए। तो म्यूटेजेनिक इफेक्ट एनवायरनमेंट का, उससे भी दिस म्यूटेशन जो है वो होती है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। जैसे कि मान लो, इसका तो हमको क्लियरली नहीं पता कि कैसे कैसे होती है, बट स्टिल वी नो दैट दिस सोलर जैसे रेडिएशन की वजह से भी म्यूटेशन होती है, जैसे कि यूवी रेज या कुछ केमिकल अगर एनवायरनमेंट में हो तो उसकी वजह से भी म्यूटेशन पॉसिबल है, ठीक है। नाउ इसी को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है कि दीज इवेंट्स, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग एरर कैसे आता है। हमको पता है कि जैसे जब हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था, तो हमने देखा था कि देयर इज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁻⁻5 एरर ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, ठीक है। जो डीएनए पॉलीमरेज था वो रॉन्ग बेस पेयर लगा देता है कहीं कहीं, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 10⁻⁻5, मतलब 1 लाख में वो एक जो है जो बेस पेयर है वो गलत लगाता है। बट वी हैव दिस डीएनए पॉलीमरेज दैट इज़ प्रूफ रीड्स। ये प्रूफ डीएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रूफ रीड होता है। प्रूफ रीड मतलब अगर कहीं मिसमैच होगा तो उसको क्या करता है, वो सही करता है, ठीक है। हमने देखा था ये ड्यूरिंग आर डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। सो एंड नाउ द मिथाइलेशन, जैसे कि मिथाइलेशन फॉलोड बाई डी एमिनेशन, मिथाइलेशन के बाद डी एमिनेशन हो जाती है किसकी, साइटोसिन की। अब क्या होता है ना कि मेजर जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होती है जैसे कि इकोली में, वो इसके बेस को मॉडिफाई करती है। फॉर एग्जांपल दिस मॉडिफिकेशन ऑफ द डीएनए बेस आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल दिस साइटोसिन इज़ मिथाइलेटेड एट 5 एंड, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसका 5 एंड पे क्या होगा, मिथाइल जो होगा वो मिथाइलेज लग जाएगा, तो मिथाइल निकल जाएगा इसमें, ठीक है। तो उससे हमारे पास क्या बनेगा, 5 मिथाइल साइटोसिन, ठीक है। जो 5 मिथाइल साइटोसिन है ना, 5 मिथाइल साइटोसिन जो है उसका हो जाएगा डी एमाइनेशन, ठीक है। मतलब अमाइन ग्रुप जो है वो इसमें निकल जाएगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ एमाइड ग्रुप एट 4 पोजिशन इज रिप्लेस्ड। अब ये जो एमाइड ग्रुप है, ठीक है, मतलब वी कैन से द अमाइनो ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप इसकी 4th पोजीशन से रिप्लेस हो जाएगा और वहाँ पे कीटो ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तो कीटो ग्रुप जब लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, जैसे मान लो ये अमाइड ग्रुप निकल गया, ठीक है, और इसकी जगह हमारे पास क्या लग गया, कीटो ग्रुप लग गया,
ठीक है। तो जब ये अमाइड ग्रुप कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया तो वहाँ पे क्या हो गया, जो हमारे पास थाइमीन मॉलिक्यूल मिल गया, ठीक है। तो ओरिजिनल हमारे पास क्या था, साइटोसिन था। तो साइटोसिन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज आया ड्यू टू मिथाइलेशन फॉलोड बाय अमाइनेशन। तो उसकी वजह से क्या हो गया, साइटोसिन कन्वर्ट हो गया किसमें, साइटोसिन कन्वर्ट हो गया हमारे पास थाइमीन में। तो साइटोसिन जब थाइमीन में कन्वर्ट हो गया तो आपको पता है कि चेंज आ गया, बेस पेयर चेंज हो गया, तो देयर इज अ म्यूटेशन, ठीक है। नाउ एट लास्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ ट्रांसपोजेबल दिस एलिमेंट्स। अब हमको पता है कि दिस यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट दे बोथ कंटेन मेनी डीएनए सीक्वेंस, जिसको हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स बोलते हैं, जो कि अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। तो अब जब ये पोजीशन अपनी चेंज करेंगे, उनकी एक्टिविटी के वजह से भी क्रोमोसोम और वी कैन से डीएनए के बेस पेयर में चेंजेस आती है, एंड दीज चेंजेस लीड टू द क्रिएशन ऑफ म्यूटेशन और वी कैन से अल्टरेशन इन द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नाउ वी हैव इंड्यूस म्यूटेशन। अब इंड्यूस म्यूटेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ होता है। इसका कंसेप्ट, एप्लीकेशन, ठीक है, यूटिलाइजेशन इन ब्रीडिंग। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन, इट इज़ द म्यूटेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द ट्रीटमेंट आइदर विद द केमिकल और विद द फिजिकल एजेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस म्यूटेशन। एग्जाम्पल लिखनी है इसकी, फॉर एग्जाम्पल एक्सरे, गामा रे का यूज़ इन राइस वगैरह वगैरह हम आगे करेंगे। तो आप कहीं पे भी जहाँ पे भी डेफिनेशन लिखनी है वहाँ पे हमको साथ में एग्जांपल ज़रूर लिखनी है, ठीक है। नाउ द एजेंट्स, जो हमको पता है कि जो एजेंट्स यूज़ होते हैं ना म्यूटेशन को इंड्यूस करने के लिए, उनको हम क्या बोलेंगे, म्यूटाजेंस। अब म्यूटाजेंस ट्रीटमेंट वेरीज। अब इसमें इसका ट्रीटमेंट जो है ना, इट वेरीज विद द म्यूटेजन, ठीक है, वेरीज विद म्यूटेजन, इंक्रीज द म्यूटेशन बाय सेवरल टाइम्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमने देखा कि जब हमने म्यूटेजेंस का यूज़ किया ना, तो इससे क्या होगा, इससे म्यूटेजन ने वेरिएशन को, जो यहाँ म्यूटेशंस के रेट को और वी कैन सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन को सेवरल फोल्ड्स इंक्रीज किया, ठीक है। ऑल राइट, so now this exploitation or we can say the manipulation of the induced mutation for crop improvement is known as the mutation breeding. The exploitation of induced mutation का हमने exploit किया, exploit in the sense we have used that for crop improvement, and that process or we can say that exploitation is known as the what is this, mutation breeding, ठीक है। अब हिस्ट्री में क्या था, म्यूलर जो था उसने देखा था, ही हैज़ ऑब्जर्व दैट कि देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 150% और वी कैन से 150 टाइम्स in the mutation rate when we of the Drosophila when we have irradiated, मतलब जब हमने उसको रेडिएशन दी है, कौन सी रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन, ठीक है। तो मिलर ने क्या देखा कि जब हमने एक ड्रोसोफिला को एक्सरे की रेडिएशन दी, उसके बाद उसमें जो म्यूटेशन का रेट था, दैट रेट इंक्रीज टू 150% और वी कैन से 150 टाइम्स इंक्रीज हो गया ये, ठीक है। नाउ वी हैव सम एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अब म्यूटेशन से हमने क्रॉप्स कौन कौन सी निकाली, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ओरिजिनल वैरायटी राइस की थी T141, ठीक है, T141 वैरायटी थी। इसमें हमने एक्स रेट जब दिया तो ये जगन्नाथ बन गई, दैट इज़ द म्यूटेंट वैरायटी, ठीक है। तो इसका क्रॉप इंप्रूवमेंट इट इज़ मोर इट हैज़ मोर क्वालिटी, मतलब वेरिएशन क्वालिटी करेक्टर्स दैन दिस, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी है दिस, हमने देखा कि जब हमने वीट की वैरायटी को ये जो यूवी रेज दी तो हमारी वीट की वैरायटी म्यूटेंट वैरायटी बनी, ठीक है। दिस इज़ द वैरायटी दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस आर रेवोल्यूशन, दैट इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन पे हमने वीट की वैरायटी सोनारा 64 इंट्रोड्यूस की थी, बट ड्यू टू सम रीजंस वो पसंद नहीं आई, तो इसलिए हमने उसको क्या किया, चेंज कर दिया, हमने उसको शरबती सोनारा में, ठीक है। इसी तरीके से वी हैव दिस क्रॉप्स एंड दीज आर द ओरिजिनल वैरायटीज़ एंड वी हैव चेंज द ओरिजिनल वैरायटीज़ इनटू न्यू वैरायटीज़ बाय यूजिंग दीज म्यूटेजेंस, ठीक है। सो द फ्यूचर क्वेश्चंस अभी तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर, समझ रहे हो ना, इन फ्यूचर मतलब जब हम ये सब पूरा रेडी हो जाएंगे इससे, तो मे बी दे विल आस्क यू बट नॉट नाउ, ठीक है। वो ये पूछ सकते हैं कि इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस जो होता है ना, उसका क्या रिलेशन है केमिकल यूज़ से, मतलब म्यूटेजेंस और यू कैन से म्यूटेशंस कैसे हो सकती है उससे, ठीक है। हाउ म्यूटेशंस लीड टू दिस डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस इज़ बेस्ड ऑन माई इनसाइट्स की, मतलब इससे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं फ्यूचर में, नॉट नाउ, ठीक है।
नाउ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द दिस म्यूटेशन। अब म्यूटेशन आपको पता है कि मॉलिक्यूलर बेसिस में, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे, दैट म्यूटेशन इन अ कैरेक्टर वुड बी गवर्न बाई द चेंज इन अमाइनो एसिड सीक्वेंस। आपको पता है कि अमाइनो एसिड दैट इज़ दी प्रोटीन, प्रिमिटिव प्रोटीन, अब एक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में अगर चेंज हो जाए तो उससे क्या होता है, दैट विल लीड टू द चेंज इन द फिनोटाइप। ठीक है, दैट फिनोटाइप इज नॉन एज दी, और वी कैन से द चेंज इन द फिनोटाइप इज नॉन एज द म्यूटेशन। ठीक है, तो इसके एक्सप्रेशन में चेंज लाता है। अब ये मॉलिक्यूलर बेसिस पे हमने देखा था कि दैट इन द मॉलिक्यूलर बेसिस वी हैव द चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस। ठीक है, बेस सीक्वेंस में चेंजेस कैसे आएगा? अब बेस सीक्वेंस में चेंजेस आएगा तो वो जो बेसिस वो किसी एक प्रोटीन को कोड करते हैं, वो भी प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये होता कैसे है? फॉर एग्जाम्पल वी हैव 4 मेथड्स और वी कैन चेंज इन द बेस pair occur may be due to base substitution or addition or deletion या ट्रांसपोजिशन या ट्राईन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल द बेस पेयर में क्या होगा, एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से सब्सटीट्यूट हो जाए। फॉर एग्जांपल प्यूरिन्स, इसको 2 तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन, दूसरे को हम बोलते हैं ट्रांसवर्शन। दिस फर्स्ट वन इज when a purine is replaced by another purine, ठीक है, तो then it is known as the transition। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एडेनिन जब गुआनिन से, या गुआनिन जब एडेनिन से रिप्लेस हो जाए, then it is known as this transition। These are the purines। Now the pyrimidines, for example a pyrimidine replace another pyrimidine, जैसे कि थाइमीन रिप्लेस करता है साइटोसिन को, और साइटोसिन थाइमीन को। हमने अभी पीछे देखा था हाउ दिस स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में क्या होता था कि हमारे पास क्या मिथाइलेशन एंड फॉलो बाय अमाइनेशन की वजह से जो थाइमीन जो हो गया वो साइटोसिन जो हो गया वो कन्वर्ट हो जाता था थाइमीन में। ठीक है, नाउ वी हैव द ट्रांसवर्सल में क्या होता है, पायरिमिडीन कन्वर्ट हो जाता है प्यूरिन में। ठीक है, और प्यूरिन पायरिमिडीन में, और वाइस वर्सा। सो दिस इज नोन एज द बेस सब्सटीट्यूशन। अगर एक बेस सब्सटीट्यूट हो जाए दूसरे बेस से, देन इट इज नोन एज द बेस सब्सटीट्यूशन, एंड दिस बेस सब्सटीट्यूशन इज अ टाइप ऑफ दिस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ दिस म्यूटेशन। अब दूसरे में क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है? अब आपको पता है इफेक्ट क्या होता है, सिंपल इफेक्ट है, बेस सब्सटीट्यूशन हो जाएगा तो बेस सीक्वेंस चेंज हो जाएगी कोडोन की, तो 1 अमाइनो एसिड अल्टर हो जाएगा, तो जो वो अमाइनो एसिड जिस प्रोटीन को कोड करेगा वो भी अल्टर हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रांजिशन एंड ट्रांसलोकेशन, दे आर रिलेटिवली लेस डिलीट्रेशन, बट समटाइम्स कि अब हम आपको पता है, जैसे मैंने कहा कि अगर एक भी बेस पेयर ऐड हो जाए, बेस के पेयर मतलब, और वी कैन से कोडोन अगर तीनों के तीनों ऐड हो जाए तो उतना उसमें प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, बट समटाइम्स बेस दिस सब्सटीट्यूशन से क्या होगा, नॉनसेंस कोडोन आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास GUU बन जाए, जैसे मान लो GUG बन जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास दिस इज़ नॉनसेंस कोडोन, और वी कैन से स्टॉप कोडोन, ये रोक देता है अमाइनो एसिड की सिंथेसिस को। ठीक है, तो ऐसी जो पॉलीपेप्टाइड चेन हो जाती है वो इनएक्टिव हो जाती है और इनकम्प्लीट हो जाती है, तो वो किसी भी इसको कोड नहीं करती। ठीक है, देन वी हैव द एडिशन एंड डिलीट, दिस बेस एडिशन एंड बेस डिलीशन। ठीक है, नाउ बेस एडिशन, this base deletion, there is a loss of 1 or more DNA base, and in the base addition there is an insertion of 1 or more base the bases in the DNA molecule। ठीक है, तो जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास एडिशन और डिलीशन होगा किसी एक बेस का, तो देन इट लीड्स टू द म्यूटेशन। अब मैंने वही जो आपको थोड़ी देर पहले समझाया, दैट इफ़ द नंबर इज़ वी लॉस्ट, और वी कैन से जब ऐड होगा और लॉस होगा, अगर वो 3 का मल्टीपल होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें ज़्यादा डिलीटरीज इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक अमाइनो एसिड आएगा। ठीक है, सो इट विल आइदर ऐड और डिलीट अ कंसर्न प्रोटीन। ठीक है, फॉर एग्जांपल सच चेंज मे और मे नॉट बी, मतलब इस पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट नहीं होगा इसकी किसकी पॉलीपेप्टाइड की एक्टिविटी पे। क्यों? क्योंकि वही रीज़न है सेम, क्योंकि इसमें क्या होगा, फ्रेम शिफ्टिंग नहीं होगी, पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड शिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ अगर हमारे पास स्टॉप कोडोन आ गया देन देयर विल बी इम्पैक्ट। बट इफ़ द नंबर
of the base, that is it is lost or insertion, it is not a multiple, or we can say it is not a multiple of 3, then there is a frame shift. तो फ्रेम शिफ्ट की वजह से क्या हो जाता है, अगले जो सारे के सारे बेस पेयर होते हैं वो अपना तीन का ग्रुप जो होता है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो 3 का ग्रुप अगर वो चेंज कर देंगे देन देयर विल बी वेरिएशन इन ऑल द पॉलीपेप्टाइड, पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड ही चेंज हो जाती है। दिस इज नोन एज द फ्रेम शिफ्ट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज दिस, ठीक है। अब ट्रांसपोजिशन, अब जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ट्रांसपोजिशन मतलब हमारे डीएनए के वैरायटी ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस होती है जो कि एक लोकेशन से, मतलब जीनोम के एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाते हैं। अब सच दिस डीएनए सीक्वेंसेस दीज आर नोन एज ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स एंड देयर मूवमेंट is known as transposition. Now integration of these transposable elements in the gene these often क्या करते हैं, they inactivate the genes, ठीक है। Now if they will inactivate the genes, the genes they मतलब जिसके लिए ये कोड करते थे genes, जो ये प्रोटीन बनाते थे, they will stop the production of that protein or we can say that amino acid, ठीक है। For example allele produce wrinkle seed, जो wrinkle seed प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी हमारे पास क्या होता है, that is due to transposable elements. This is the example. Now the second example is कि white eye color जो होता है ना हमारे पास ड्रोसोफिला का, मॉर्गन ने जो स्टडी किया था, तो इसमें भी क्या हो जाता है, इंसर्शन जो हमारे पास ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है उसकी इंसर्शन कंसर्न जीन मतलब जो इसका प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसमें इसकी इंसर्शन हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा वो स्टॉप हो जाता है। सो देयर इज ए, ठीक है, स्टॉप हो जाता है, दैट विल लीड टू वाइट आई, ठीक है। एंड ऑल्सो नाउ वी हैव द ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन। ट्राई न्यूक्लियोटाइड मतलब 3 इसमें न्यूक्लियोटाइड ए, जैसे मान लो AGT, दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड। नाउ देयर इज एन इट अकर्स मोस्टली इन केस ऑफ द ह्यूमंस। इसमें क्या होता है, दिस ट्राई न्यूक्लियोटाइड AGT इट इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ इनटू नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा टाइम्स ये अपने आप को रिपीट करती है, यही एक सीक्वेंस। इस ट्राईन्यूक्लियोटाइड की कॉपीज़ बहुत ज़्यादा बन जाती है। फॉर एग्जांपल सेवरल ह्यूमन डिजीज़ आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन द कॉपीज़ ऑफ ट्राईन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा कोडोन ही रिपीट होते जाता है, रिपीट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इन स्पेसिफिक दिस जीन, किसी स्पेसिफिक जीन की में होता है। जैसे कि मान लो ये फ्रेगाइल, दिस एन एग्जाम्पल दैट फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम, दिस इज़ अ सिंड्रोम, दिस इज़ अ इनहेरिटेड दिस मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। इनहेरिटेड मतलब ये आगे भी ट्रांसफ़र होता है, और वी कैन से जो मतलब बाय बर्थ, ठीक है, इज एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द कॉपीज ऑफ GCC ट्राईन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। GCC ट्राईन्यूक्लियोटाइड हमारे पास बार बार इसकी कॉपीज़ कहाँ पे, इस साइड पे, दैट इज़ द FRAXA, इट इज़ अ साइड ऑन X क्रोमोजोम। सो इस क्रोमोजोम पे CGG की जो कॉपीज़ है दे आर गेटिंग रिपीटेड एंड रिपीटेड, सो देयर इज एन दिस न्यू म्यूटेशन एंड दिस म्यूटेशन इज इट लीड्स टू द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। सो दीज वर द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ द म्यूटेशन। नाउ वी विल सी दिस म्यूटाजेंस, ठीक है। वैसे म्यूटाजेंस पूछा नहीं है बट हमको पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। अब म्यूटाजेंस आपको पता है कि दीज आर द एजेंट्स विच कॉजेज द म्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस बाय द नंबर ऑफ एजेंट्स एंड दीज एजेंट्स आर नोन एज म्यूटाजेंस। फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं। नाउ फिजिकल म्यूटाजेंस अगर हम देखें बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ रेडिएशन, अब हमको पता है कि डिफरेंट टाइप की रेडिएशन जो होगी वो म्यूटाजेनिक होती है, ठीक है, उसमें म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टी होती है, तो वो फिजिकल म्यूटाजेंस हम उसको बोलते हैं कि अब रेडिएशन जो होती है या तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका पार्ट भी हो सकती है, जैसे कि जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि जो विजिबल से थोड़ी कम होती है इसकी मतलब वेवलेंथ और एनर्जी ज़्यादा होती है, जैसे कि यूवी रेज, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे ना इसकी वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इसका आपने देखा है स्पेक्ट्रम अगर पढ़ा होगा आपने, तो ये यूवी रेज, एक्स रे, गामा रे, एक्स रे, द कॉस्मिक रे, दीज आर द शॉर्टर वेवलेंथ्स, ठीक है। तो और दूसरा क्या होता है, पार्टिकुलेट हमारे पास रेडिएशंस होती है, जैसे कि हमने कोई जो रेडियो एक्टिव जो एटम्स होते हैं वहाँ से रेडिएशन निकलती है। फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव दिस कार्बन, दैट इज़ द कार्बन 14, हाइड्रोजन 3, सल्फर 35, कोबाल्ट 60, दीज आर द पर्टिकुलेट रेडिएशन। मतलब दे आर द रेडिएशन इज मतलब कहाँ से निकल रही, ये निकल रही है डिकेइंग ऑफ
रेडियोएक्टिव एलिमेंट से। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ रेडिएशन और वी कैन से द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दीज एटम, ये जो एटम और वी कैन से द ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, अब ये क्या करते हैं, ये इम्पैक्ट करते हैं। क्या इम्पैक्ट करते हैं और वी कैन से क्या इफेक्ट करते हैं, ये आयोनाइजेशन करते हैं या तो नॉन आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पूरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देना एटम से और आयंस बनाना। नॉन आयोनाइजेशन मतलब आयंस नहीं बनाते इसमें, ठीक है। सो द आयोनाइजेशन मीन्स व्हेन द दिस आयंस बनते हैं जब, ठीक है, और इसकी पेनिट्रेशन जो होती है डीप होती है। मैंने आपको बताया आयंस कैसे बनते हैं कि पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ही निकालना, ठीक है। सो दीज आर दी फॉर एग्जांपल अल्फा रेज, गामा रेज एंड दिस एक्स रे, अल्फा रेज एंड गामा रेज, दीज आर आयोनाइजिंग एंड देयर पेनिट्रेशन पावर इज डीप। एंड वी हैव द नॉन आयोनाइजिंग दैट इज द इट फंक्शन थ्रू एक्साइटेशन। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ अपने जो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला देता है, तो एक्साइटेशन एनर्जी देता है उसको। तो इसकी एनर्जी कम होगी ऑफ कोर्स, तभी तो ये एक्साइटेशन स्टेट पे जाता है, आयंस नहीं बनाता, ठीक है। तो इट अकर्स इन द लाइक दीज यूवी रेज, इट हेल्प्स इन द और वी कैन से इट हैज़ नॉन आयोनाइजिंग इम्पैक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल किस पे, बैक्टीरिया और वायरस पे। नाउ सेवरल फिजिकल दिस म्यूटेजेंस क्या होते हैं, जैसे कि कौन से, इसका सोर्स क्या है हमारे पास, जैसे कि हमको पता है कि एक्सरे मशीन होती है, आइसोटोप होते हैं, जैसे कि गामा इरेडिएशन फैसिलिटी होती है, ऐसे कि ग्रीन अल्फ़ा गामा ग्रीन हाउस होता है, ठीक है। दिस इज़ अ सोर्स, ठीक है। हम लाते कहाँ से इसको। नाउ सेकेंड वी हैव दिस केमिकल म्यूटेजन। आपको पता है केमिकल म्यूटेजन, अब इसके बेसिस पे क्या होता है ना, 4 तरीके के ये केमिकल म्यूटेजन होते हैं। सबसे पहले एल्काइलेटिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि एल्काइल ग्रुप क्या कर देता है, ऐड कर देता है। फॉर एग्जांपल दीज, ये मोस्ट कॉमन पावरफुल होते हैं और ये मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं इन कल्टिवेटेड प्लांट्स। इसमें क्या करते हैं, स्पेशली ट्रांजिशन और ट्रांसफर्सल करते हैं, ठीक है। मतलब एडेनिन को गुआनिन में और वी कैन से दिस प्यूरिन को प्यूरिन में या प्यूरिन को पायरामिडीन में ये चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या कर देता है, एल्काइल ग्रुप ऐड करता है, या तो मिथाइल ऐड करेगा या इथाइल या मिथाइल ऐड करेगा किसी भी पोजीशन पे डीएनए की। तो इसमें क्या हो जाता है ना, इसमें चेंज आ जाती है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, इसमें चेंज हो जाती है। मतलब द वे द हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज़ अकर इट इज़ चेंजिंग। तो जब वो चेंज आती है उसकी वजह से म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब बेस पेयर भी चेंज हो सकता है। अब जैसे मान लो कि इसमें क्या है, डाई मिथाइल सल्फोनेट है, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट है, नाइट्रोसो मिथाइल यूरिया है, ठीक है। दीज आर सम एग्जांपल्स यू कैन राइट, यू कैन रिमेंबर 1 और 2, ठीक है। नाउ वी हैव द बेस एनालॉग। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि बेस एनालॉग में क्या होता है ना, कि कुछ केमिकल्स होते हैं दैट आर वेरी सिमिलर टू द बेसिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे आर वेरी सिमिलर टू द बेसिस बट दे आर नॉट द बेसिस, दे आर सम अदर केमिकल, ठीक है। सो अब ये क्या होता है, ये अपने आप को आराम से वहाँ जाके बैठ सकते हैं, ठीक है। दे आर मतलब जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है, सो इन प्लेस ऑफ द नॉर्मल बेसिस दे विल गेट अटैच्ड। सो अब इसमें क्या हो जाता है ना, ये रॉन्ग पेयरिंग कर लेते हैं, फिर इनको पता ही नहीं है एडेनिन, जैसे फॉर एग्जांपल एडेनिन गुआनिन के साथ लगता है, लेकिन अगर ये एडेनिन का एनालॉग होगा, मतलब एडेनिन का कोई हमशक्ल होगा, तो एडेनिन की जगह ये बैठ जाएगा, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू पेयर विद द गुआनिन। इसको पता ही नहीं गुआनिन के साथ करना है, इसको लगेगा थाइमिन के साथ करना है, ही विल ऐड रॉन्ग बेस पेयर, ठीक है। सो इट इज़ वो केमिकल कौन से, 5 ब्रोमोयूरेसिल है, 5 ब्रोमोडिऑक्सी यूरिडीन है, 2 अमाइनोप्यूरिन है, ठीक है। these are not purines or pyrimidine but these are some other chemicals, all right। now antibiotic, अब antibiotic जैसे कि माइटोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये क्या कर देते हैं, क्रोमोसोम की ब्रेकिंग कर देते हैं। सो दे आर यूज़फुल फॉर, इसका यूज़फुलनेस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इसका उतना लिमिटेड है, ठीक है, ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ठीक है। नाउ वी हैव दिस एक्रेडिन डाइज, वी हैव सम एक्रेडिन डाइज जैसे कि प्रोफ्लेविन, एक्रीफ्लेविन, ठीक है, एक्रेडिन ऑरेंज, दीज आर इफेक्टिव म्यूटेजेंस। ये म्यूटेजेंस होते हैं कि अब देखो ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जब आप इनको इंसर्ट करोगे ना तो ये अपने आप को क्या कर देते हैं, बेस पेयर के बीच में इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इंसर्शन बिटवीन द 2 बेस पेयर, दिस इज नोन एज इंटरकलेशन, ठीक है। जब इंटरकलेशन हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, एडिशन और डिलीशन हो जाएगा और वी कैन सी द फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। सो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ दिस केमिकल म्यूटेशन। नाउ सम मिसलिनियस, फॉर एग्जाम्पल दीज, ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, और ये हाइड्रोक्सी अमाइन, ये क्या कर देता है, क्रोमोसोमल एब्रेशन करता है। अब आपको पता है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है डीमाइनेटिंग एजेंट होता है, ठीक है, जो कि मतलब चेंज कर देता है, ऑल राइट। सो दीज वर सम म्यूटेजेंस, दैट इज़ द फिजिकल और केमिकल म्यूटेजेंस,
ठीक है। नाउ वी विल सी द डिडक्शन। अब हम क्या करेंगे, डिडक्शन कैसे करेंगे, जो अगर मान लो हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है और वी कैन से द प्लांट की एग्जांपल लेंगे, अगर आपको वो इन जनरल पूछेंगे डिडक्शन तो आप ये कर सकते हैं, और वी कैन से इफ़ दे विल आस्क यू डिडक्शन ऑफ मैक्रो म्यूटेशंस, so you can write these two methods, or if they will ask you the detection of invisible or we can say micro mutation, just a second, micro mutation अगर पूछेंगे, micro mutations TATI1 okay micro CRO mutations, ठीक है। इफ़ दे विल आस्क यू दिस व्हाट इज़ डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन इन प्लांट्स, सो यू हैव टू राइट दिस डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन, और वी कैन से इनविजिबल म्यूटेशन और मैक्रो म्यूटेशन, तो आपको ये दो मेथड लिखने हैं, माइक्रो म्यूटेशन ये दो लिखने हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव लिखने हैं तो इनविजिबल हो गए मैक्रो, ठीक है, एंड दे विल आस्क यू द क्वांटिटेटिव तो आपको मैक्रो लिखना है, ठीक है। और नाउ वी विल सी दीज 3 अप्रोचेज ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब हम किस बेसिस पे करते हैं। अब मैं आपको ध्यान से सुनना कि फॉर एग्जांपल दिस इज मैक्रो म्यूटेशन। मैक्रो म्यूटेशन मतलब दैट इज़ द विजिबल म्यूटेशन, हमको दूर से दिखती है, ठीक है। अब इसके 2 मेथड है, ठीक है, तो मतलब दैट इज़ विजिबल म्यूटेशन जो फिनोटाइप में हमको दूर से दिखी, तो उसमें उसके 2 मेथड है, और अब जो इसमें ना दिखे दैट इज़ दी माइक्रो म्यूटेशन, ठीक है। माइक्रो म्यूटेशन नहीं होगी तो उसके लिए हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसको हम सिंगलेटॉन मेथड बोलते हैं, दैट इज़ इसने डिस्कवरी की थी YR सिंगलेटॉन ने, ठीक है। अब इसने क्या इंड्यूस म्यूटेशन स्टडी किया था प्लांट में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्लांट लेंगे और वी कैन से होमोजाइगस लाइंस लेंगे। होमोजाइगस इन द सेंस कि होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। तो होमोजाइगस डोमिनेंट ये है, ये डोमिनेंट को हम एज ए फीमेल लेंगे, क्योंकि आपको पता है इस तरफ जो भी क्रॉसेस हम करते हैं इस तरफ जो होता है दैट इज़ द फीमेल, ठीक है। तो इट इज़ अ फीमेल एंड इट इज़ अ मेल। तो जब हम F1 जनरेशन बनाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, म्यूटेजेंस देंगे। जब अब यहाँ पे हम म्यूटेजन देंगे तो M1 क्या होगा, M1 जो होता है वो म्यूटेजेनिक ट्रीटमेंट जो जनरेशन होती है उसको M1 बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ M1। अब जब आप इसमें M1 में म्यूटेशन देंगे तो फिर क्या होगा, M1 आपका बनेगा फॉर एग्जांपल दिस F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में जो है वो तो डोमिनेंट होना चाहिए, ठीक है, A एंड A, सो इट इज़ हाइब्रिड। फॉर एग्जाम्पल हाइब्रिड है तो जो भी फॉर एग्जाम्पल अगर ये डोमिनेंट किसी करेक्टर तो डोमिनेंट ही शो करेगा, तो एक ही तरह की वेरिएशन आएगी इसमें, ठीक है। नॉर्मली तो यही आनी चाहिए, बट हियर व्हाट हैपन्स, दिस म्यूटेजन की वजह से क्या हो गया, म्यूटेशन आ जाएगा A में। तो A में म्यूटेशन आ जाएगा तो हमारे पास जो कम्बिनेशन होगा, हमारे पास दोनों मिलेंगे F1 जनरेशन में। कैसे मिलेंगे दोनों, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई F1 जनरेशन में कोई नॉर्मली तो आपको फॉर एग्जांपल अगर ये टी मान लो ये टॉल के करेक्टर है, आपको सारे के सारे टॉल मिलने चाहिए, लेकिन आपको कहीं कहीं पे यू विल फाइंड डवार्फ ऑल्सो। तो डवार्फनेस कैसे आएगी, दैट डवार्फनेस इज़ ड्यू टू द म्यूटेजन। तो जो A में म्यूटेजेनेसिस हुई है या A में म्यूटेशन हुई है बड़े कैपिटल A में, उस कैपिटल A की म्यूटेशन की वजह से हमारे पास जो F1 जनरेशन में देयर विल बी अकरेंस ऑफ किसका, देयर विल बी अकरेंस ऑफ डवार्फनेस, ठीक है। तो बस उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल देनी, यू विल फाइंड दिस मेथड, ये दिस मतलब आपको मिल जाएगा ये म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी, तो आपको माइक्रो म्यूटेशन डिटेक्ट कर ली। अब मान लो कुछ केसेस में ये सब नहीं होता, उसमें हम दूसरा मेथड करते हैं, ठीक है, मतलब जिसमें ना होमोजाइगस हेटेरोजाइगस नहीं पॉसिबल होता, ठीक है। चलो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे मान लो इन सम स्पीशीज जैसे कि मेज, होमोजाइगस स्ट्रेन रिसेसिव के लिए भी और डोमिनेंट के लिए भी अवेलेबल होती है, जैसे मैंने आपको दिखाया AA एंड AA, ठीक है। उस केसेस में जो सीड्स होते हैं ना होमोजाइगस रिसेसिव के लिए, होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए, जैसे AA को हम उसको म्यूटेजेनिक ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। दीज प्लांट्स जो M1 ट्रीटेड म्यूटेजेनिक ट्रीटेड होते हैं इसको हम M1 बोलते हैं। इसको हम क्रॉस करेंगे स्ट्रेन हैविंग रिसेसिव ऑफ द सेम जीन, जिसको हम एज ए टेस्टर यूज़ करते हैं, मतलब छोटे AA को हम एज ए टेस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो ट्रीटेड होगा ना वो जनरली उसको हम फीमेल रखते हैं, क्योंकि इसमें ना मेल स्टेरिलिटी भी आ जाती है, क्योंकि जब आप म्यूटेजेनिक ट्रीटमेंट देते हो तो उसमें मेल स्टेरिलिटी भी आ जाती है पार्शली, तो इसलिए हम उसको मेल स्टेरिलिटी की वजह से ना उसमें प्रॉब्लम आए, इसलिए हम क्या करेंगे उसको एज ए फीमेल प्लांट लेंगे। और वो पहला वाला प्लांट जो है आपको हमेशा यही करना है कि M1 जो म्यूटेजेनेसिस देनी है आपको फीमेल पर देनी, ठीक है। अब हम प्रोजेनी क्रॉसेस करेंगे,
ठीक है। द प्लांट एग्जिबिट, अब इसका मतलब F1 निकालेंगे, द प्लांट एग्जिबिट रिसेसिव फॉर्म ऑफ द कंसर्न आर काउंटेड। अब इसको काउंट करेंगे ना, क्योंकि हमको वही म्यूटाजेनिक फ्रीक्वेंसी होगी। F1 में कहाँ से ये ए आ गया, मतलब स्मॉलर, क्योंकि ए अगर आ गया तो वो डुवार्फ कैसे हो सकता है, ठीक है। नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन वो कैसे होगी, नंबर ऑफ द परसेंट ऑफ वी कैन से द परसेंटेज हैविंग रिसेसिव फॉर्म ऑफ दैट अपॉन टोटल जो प्रोजेनी थी इनटू 100, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे द प्लांट शोइंग रिसेसिव फॉर्म ऑफ द ट्रेड विल रिसीव 1 एलील, एक तो एलील उसका आ गया टेस्टर से, दैट इज ए, दूसरा एलील उसको कहाँ से आ गया, द अदर एलील जो है उसमें वो कहाँ से आ गया, वो यहाँ से आ गया कि हमने जो ए दिया था उसमें हमने उसको म्यूटाजेनिक ट्रीटमेंट दी थी, तो जो डोमिनेंट एलील है तो वहीं से आया था। डोमिनेंट एलील में क्या होगी, म्यूटेशन होगी, जिसकी वजह से उसमें उसने अपना डोमिनेंस लॉस कर दिया है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन F1 जनरेशन एंड इट विल लीड टू रिसेसिव, ठीक है। अब सेकेंड मेथड देखते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड मेथड क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ विजिबल, ये दोनों विजिबल के ही हैं, ठीक है। अब हमको पता है कि इन सम ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्पीशीज, दिस इज इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज, दिस इज इन सम स्पीशीज, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज हमारे पास क्या होता है, रीडली अवेलेबल नहीं होते कि ऐसे स्ट्रेन्स, मतलब ए मान लो नहीं है, ए नहीं है, ठीक है, कहीं पे लिथलिटी हो जाती है तो ये पॉसिबल नहीं, कहीं पे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन सम स्पीशीज जो हम सीड लेते हैं ना, सीड ऑफ अ स्ट्रेन, किसी भी एक सीड का स्ट्रेन, हम उसको म्यूटाजेनिक ट्रीटमेंट देंगे, उसको ग्रो करेंगे, ठीक है, म्यूटाजेनिक ट्रीटमेंट देंगे, उसको ग्रो करेंगे M1। अब M1 की ना हम सेल्फिंग कर लेते हैं, यहाँ तो M1 तक ही काम हो जाता था, मतलब F1 जनरेशन तक ही काम हो जाता था, लेकिन यहाँ पे F1 जनरेशन जो है उसको हम क्या करेंगे, उसको ग्रो करेंगे, उसको अपने साथ ही सेल्फिंग करेंगे। पहले हम रिसेसिव के साथ करवाते थे, लेकिन यहाँ अपने साथ ही सेल्फिंग करवाएंगे, ताकि क्या इसमें आउट क्रॉसिंग ना हो जाए ड्यू टू दिस मेल स्टेरिलिटी की वजह से, क्योंकि मेल स्टेरिलिटी भी इंड्यूस हो जाती है इसमें ड्यू टू म्यूटाजेनेसिस, ठीक है। तो दीज सीड्स हैव ऑब्टेन्ड, उस जो मतलब हमने सीड्स लिए, इसका हम M2 जनरेशन निकालेंगे, मतलब इसको ग्रो करेंगे M2 जनरेशन। जो M2 जनरेशन जो होगा उसमें हम चेक करेंगे, नाउ M2 जनरेशन आर ग्रोन एंड हैविंग म्यूटाजेनेसिस फीचर, उसको हम काउंट करेंगे। अब उसकी फ्रीक्वेंसी वैसे ही निकालनी है, ठीक है। The frequency of given mutation is estimated as a percentage of the total number of the plants exhibiting mutation in M2 and the total number of the plants in M2, मतलब वही फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे स्टडी करेंगे। तो इन दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है, इसमें सिर्फ स्ट्रेन्स अवेलेबल है ए के, इसमें स्ट्रेन्स अवेलेबल नहीं है। इसमें F1 जनरेशन में ही हमको पता चल जाता है, लेकिन इसमें F2 जनरेशन आपको निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो सिम सेल्फिंग करते हैं, फिर M2 जनरेशन में हम देखते हैं कौन सी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, कौन सी नहीं है, ठीक है। All right, so now in case now we for the invisible mutation, the first two approach ये available होती है जहाँ पे हमको qualitative character that is the macro mutation देखनी होती है, ठीक है। तो macro mutation that is the qualitative character हमको ये देखना होता है, और we can say polygenic पॉलीजेनिक नहीं, मोनोजेनिक और वी कैन से ओलिगोजेनिक करेक्टर्स या ओलिगोजेनिक जो भी करेक्टर ट्रेड्स होते हैं वो हमको चेक करने थे इन दो से। नाउ इन दिस केस इन क्रॉप इंप्रूवमेंट हम, लेकिन जो क्रॉप इंप्रूवमेंट में होता है ना, उसमें हमको माइक्रो म्यूटेशन जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, डिटेक्शन ऑफ माइक्रो म्यूटेशन कैसे करेंगे, जैसे M2 जनरेशन को हम सीधा ग्रो करेंगे, जैसे हमने अभी ग्रो किया ना M2 जनरेशन, वैसे ही ग्रो करेंगे जैसे इस मेथड में ग्रो किया था। अब M2 जनरेशन जिसमें विजिबल मैक्रो म्यूटेशन दिखे, जो मतलब हमने यहाँ से किया था, मैक्रो म्यूटेशन दिख रहा था, हम उसको काउंट कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या करना है, जो मैक्रो म्यूटेशन और जो पार्शियल पोलन स्टेरिलिटी है उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, उसको तो हमने यहीं पे काउंट कर दिया, बात खत्म। अब जो नॉर्मल होते हैं ना उसको हमने रखना है। सीड फ्रॉम ऑल द नॉर्मल लुकिंग जो कि फुल्ली फर्टाइल होते हैं, उसका हमको M प्लांट बनाना है, ठीक है। मतलब M प्लांट मतलब उसका सेकंड जनरेशन जो है उसको सेपरेटली हार्वेस्ट करना है, मतलब रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल होता है ना जो, ठीक है, उसको हमने सेपरेटली हार्वेस्ट करना, मतलब हर एक इंडिविजुअल की प्रोजेनी उसको प्लॉट करना है F3 में, रेसिप्रोकल जो हमारे पास रेप्लिकेटेड ट्रायल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो दीज M2 दीज आर प्लांटेड, दीज इंडिविजुअल प्लांट्स को हम एज ए प्रोजेनी एक रो में प्लांट करेंगे, उसको हम M3 बोलेंगे। तो वहाँ से हम क्वान्टिटेटिव डाटा रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब हमने बोला था कि जो मैक्रो म्यूटेशन होती है और वी कैन से पॉलीजेनिक होती है, उसमें मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं, तो बस वही निकालो, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ M3 निकालो, ठीक है, विद दोज ऑफ पेरेंटल से हम उसकी डिविएशन वगैरह देखते हैं, तो हमको पता चल जाता है इसमें म्यूटेशन है कि नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अप्रोचेज ऑफ डिटेक्शन ऑफ द म्यूटेशन।
ठीक है। अब वही एक बार मैंने बताया हुआ इसमें कि सीक्वेंस क्या बनता है। फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट डिविएशन अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या, म्यूटेशन हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सीड बनाएगा, हम इसको सीड देंगे, फिर वही सेम M1 जनरेशन निकालेंगे, फिर M1 जनरेशन की सेल्फिंग करेंगे, फिर M2 बनाएंगे। M2 को हम रेप्लिकेटेड ईड ट्रायल्स में लगाएंगे, दैट इज़ जस्ट अ सेकेंड, दैट इज़ M3 बनाएंगे। ठीक है, ये M3 को ग्रो करेंगे। ठीक है, तो M3 को ग्रो करेंगे प्लांट्स, सॉरी यहाँ पे नहीं ग्रो करेंगे भाई, यहाँ पे। ठीक है, M3, तो M3 को सबसे पहले जो प्लांट्स M2 में यूज़ किए होते हैं उनको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरे को हार्वेस्ट करेंगे। जो इंडिविजुअल प्रोजेनी निकालेंगे इसका डेटा निकालेंगे, डिविएशन देखेंगे, मीन स्टैंडर्ड वेरिएशन की, माइक्रोम्यूटेशन पता चल जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू दिस। नाउ दिस सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग we'll see in the next part.